सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का जब जन्म हुआ, जैसे हम लोग पढ़े हैं नहीं, तो मनुष्य का जन्म जो है आपको कपि से हुआ, कपि से नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं जो स्टार्टिंग पीरियड था, इसका आदि मानव माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। कपि के बाद ये जो जीव अफ्रीका के जंगलों में थे, ध्यान से समझिए, जो जीव अफ्रीका के जंगल में थे उन्हीं में से एक कपि था, या महाकपि कहेंगे। प्राइमेट्स वर्ग जो था उसमें 8 जीव आते हैं, उन्हीं 8 जीवों में से एक जीव है वो कपि कहलाता है नहीं। कपि हनुमान जी को भी कहते हैं, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो कपि शब्द आता है। तो वो भी दर्शाता है कि हम लोग कहाँ से पैदा हुए हैं नहीं, यानी कि मनुष्य की प्रजाति कपि यानी बंदर से, बंदर का एक रूप है, वहाँ से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका के जंगलों से, है ना। तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में इसका जन्म हुआ नहीं। और उसके बाद यह धीरे धीरे हुआ क्या कि इन जंगलों से कुछ कपि जो है वो बाहर निकल गए। इन जंगलों से कुछ कपि बाहर निकले और मैदानी इलाकों में चले गए। और मैदानी इलाकों में जाने के बाद ये कपि जो हैं उन्हीं का डेवलपमेंट हुआ। जो कपि जंगल में रह गए और आज भी वो कपि ही हैं और बंदर के रूप में भी। उसके बाद इनका स्वरूप जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, माने हेडलबर्ग, है ना। फिर जो आपको बढ़ता है होमो इरेक्टस, है ना। इस तरह से बढ़ते बढ़ते निएंडरथल और क्रोमैग्नन, और लास्ट में आता है होमो सेपियंस। और वहाँ से आधुनिक मानव की शुरुआत होती है। आधुनिक मानव की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा समझिए कि मनुष्य की उसके बाद बुद्धि जैसे जैसे डेवलप हुई, बुद्धिमान मानव जिसको कहते हैं, जिसको सोचने की क्षमता हो, जिसको समझने की क्षमता हो, जिसको स्मृति में याददाश्त में रखने की क्षमता हो, उसको बुद्धिमान मानव कहते हैं। वो सोचकर कविता लिख सकता है, वो सोचकर हवाई जहाज बना सकता है, वह सोचकर बहुत कुछ नया इन्वेंशन कर सकता है। ये आधुनिक मानव है, ठीक है। तो आधुनिक मानव का जब जन्म हुआ तब संस्कृतियाँ धीरे धीरे डेवलप हुई। और हमारे देश में यानी पूरे दुनिया में मानव सभ्यता में सबसे पहले जो संस्कृति डेवलप हुई वो पाषाण संस्कृति थी, समझा। जो पत्थरों से बने हुए औजारों पर आधारित जीवन जो था वह जो है आपको पाषाण काल कहलाता है। जिसमें खाने के जो बर्तन हैं वो भी पत्थर के हैं, जिसमें हथियार हैं वो भी पत्थर के हैं, यानी कि पत्थरों पर आधारित हर तरह का उपकरण बनाए जाते थे, वो पाषाण काल है। और उसके भी 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। नव पाषाण काल के बाद एक नया काल आता है, वो ताम्र पाषाण काल है, जिसमें पहली बार कोई धातु मनुष्य ने खोजी और उस धातु का नाम है तांबा। तो तांबे के उपकरण बनने लगे, समझ में आ रहा है। और तांबे के उपकरण के साथ साथ जो पाषाण या पत्थरों के उपकरण पहले से बन रहे थे, ये दोनों साथ साथ एक साथ दोनों उपकरण चल रहे हैं। और इस संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं, समझ में आ रहा है। ताम्र पाषाण संस्कृति के दौरान जो है धीरे धीरे ग्रामीण समाज धीरे धीरे डेवलप होता है। उसमें इनाम गांव एक जगह है जहां पहली बार शहरीकरण के चिन्ह किलेबंद बस्ती के रूप में नजर आते हैं नहीं। ताम्र पाषाण काल के दौरान ही एक बहुत बड़ी सभ्यता
जो विश्व के पटल पर उभर कर सामने आई भारत में, वह थी आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये एक आश्चर्य था दुनिया के लिए, एक बहुत बड़ा आश्चर्य। एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में मनुष्य ने, आधुनिक मानव ने कल्पना भी नहीं किया था कि इतनी आधुनिक सभ्यता किसी ज़माने में थी, बरकरार थी। ऐसी सभ्यता पूरी दुनिया में, इतनी विकसित सभ्यता पूरी दुनिया में कभी कहीं देखी नहीं गई। और बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं थीं, जैसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के आसपास भी विकास के आधार पर नज़दीक नहीं फटकती, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता यह जो है आपको इन बाकी सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जब ऐसी सभ्यता जिसको हम आज जान गए हैं, इस सभ्यता को जान गए हैं, तो एक समय ये पृथ्वी के गर्भ में समाई थी। हमको पता नहीं था कि यह ऐसी कोई सभ्यता हमारे इसी अपने देश में है। इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता की कोई जानकारी हमको नहीं थी। हमारा इतिहास जो है वह वैदिक काल से क्या कहिए, मौर्य काल से चलता था। वैदिक काल भी बाद में पढ़ा गया, जब टिफेन थेरर महोदय ने इसको पढ़ा, क्या नाम है, विलियम जोन्स ने पढ़ा जब ब्राह्मी लिपि को, तब हम लोग जो है वैदिक सभ्यता तक पहुँचे हैं और उसके इतिहास को समझे हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। अंग्रेज़ जो है अपने प्रजाति पर, अपने जातिगत, अपने गोरे रंग पर घमंड उनको था। उनकी नज़र में भारतीयों का कोई वैल्यू नहीं था। हम गुलामों की अवस्था में थे, हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उनके द्वारा बनाई गई सारी पॉलिसी हमारे विरुद्ध थी। दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि भारत में ब्रिटिश रूल नहीं चल रहा है, बल्कि अन ब्रिटिश रूल चल रहा है। ऐसे देश में जिसके बारे में पूरे दुनिया में यह विचार था कि अंधविश्वासियों का देश है, सांपों को नचाने वाला देश है ना, और अनपढ़ों और बूढ़ों का देश है, ऐसे देश में ऐसी सभ्यता का उजागर होना ये एक इतने बड़े गर्व की बात थी हम लोगों के लिए कि इसके बारे में शब्द छोटे पड़ जाते। समझ में आ रहा है? हुआ है यूँ कि घटना है 1826 की, बात समझिए। एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में है, रावी नदी की घाटी में, रावी नदी के बेसिन में गया था। हड़प्पा नामक एक स्थान पर उसने एक बहुत बड़ा टीला देखा। टीला के बारे में यह कहा जाता है, हमारे पुरातत्व में, हमारे आर्कियोलॉजी में टीला के बारे में कहा जाता है कि कहीं भी टीला करो, ऊंचाई पर स्थान हो, ऊंचा स्थान हो, तो इसका अर्थ है कि उसके नीचे कोई सभ्यता दबी है, या उसके नीचे कुछ न कुछ कोई गांव रहा हो, कोई समाज रहा हो इतिहास में, जो आज दब गया है। आप लोग भी देखे होंगे, अब आपकी उम्र उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी देखे होंगे आपके घर के सामने, अगर जैसे मेरा अपना घर बताएं गांव का, तो हमको याद है कि जब हम बहुत छोटे थे, हमारे घर के सामने मेरा जो द्वार था, और द्वार से हमारा जो बरामदा था बाहर वाला, उस पर जाने के लिए 13 सीढ़ी चढ़ना पड़ता था।
13 सीढ़ी, लगभग 1 मंजिला ऊपर, नहीं तो 13 सीढ़ी चढ़ के हम लोग जाते थे। आज उसमें कितना सीढ़ी बचा है? 2 ही सीढ़ी बचा है, यानी कि 11 सीढ़ी जमीन के नीचे चला गया। वक्त और समय के साथ जो अभी वर्तमान में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे ज़मीन में के अंदर जाती हैं या वो नीचे की तरफ जाती हैं। आप देखे होंगे पुराने मकान का प्लिंथ जो है वो सड़क से काफ़ी नीचे हो जाता है, होता है ना। कभी जो है सड़क से काफ़ी ऊपर रहा होगा, उससे सीढ़ी रहा होगा, आज तो सड़क के नीचे गया और सड़क का गंदा पानी जो है वो घर में घुस जाता है। यानी कि छोटे से समय कालखंड में, छोटे से समय के कालखंड में हम अपनी आँखों से ये परिवर्तन देखते हैं। तो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता जो है वह पृथ्वी के अंदर दब गई थी। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये मकान है या जितने भी मकान नज़र आ रहे हैं सीवान में, क्या ये 100 साल के बाद रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसके ऊपर मकान बनेंगे और इसके नीचे ये सभ्यताएं दब जाएंगी, है ना। इस तरह से सभ्यताएं नीचे आती हैं, उसके ऊपर जो है नवीन या जिंदा सभ्यताएं रहती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह पर जो पिछली सभ्यताएं थी उसके ऊपर जीवित सभ्यता मैंने वर्तमान में भी कोई गांव या शहर हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि इतिहास में जो सभ्यता ज़मीन के अंदर आज दब गई है उसके ऊपर जो है शहर बन गया हो या फिर गांव बन गया। एक बहुत बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को या किसी भी सभ्यता को, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनको जानने में एक बड़ा अवरोध है कि वो सभ्यता जहाँ विकसित थी उसके ठीक ऊपर शहरी सभ्यताएं आज बसी हुई हैं। जैसे सीवान है, इसके नीचे अगर कोई सभ्यता होगी तो क्या हमारा घर तोड़ के खुदाई करेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए सभ्यताओं के जो पुरातत्व पर आधारित सभ्यताएं हैं उनको जानने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन फिर भी हम जाने कि 1826 में गए थे, आपको चार्ल्स मैसन वो पश्चिमोत्तर में गए थे, रावी नदी घाटी है ना, पंजाब का इलाका था, हड़प्पा जगह था, और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा किला है और उन्होंने देखकर ये कहा कि लगता है कि यहाँ कोई बड़ी सभ्यता ज़मीन के अंदर दबी हुई है। और ये उन्होंने एक रिपोर्ट बना के सरकार को भेज दिया। आई गई बात कुछ नहीं रह गई, यानी कि बात गई आई और ख़त्म हो गई। मामला फिर 1853-56 का याद कीजिए, जब लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार रेलवे भारत में आया था, नहीं, और जो फैक्चुअल तैयारी करने वाले लोग हैं उनको याद होगा कि पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे, नहीं। और इसी क्रम में एक ट्रेन 1855-56 में ट्रेन लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लेकर लाहौर के बीच में, नहीं। और इस दौरान इस रेलवे लाइन को बिछाने का जो काम जिस ठेकेदार के हाथ में था वो 2 भाइयों के हाथ में था, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। ब्रंटन बंधु थे, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। और जब ये रेलवे लाइन बिछते बिछते पहुंचा कहाँ, हड़प्पा, तो इनको बड़ी बड़ी ईंटें मिलने लगी, ज़मीन के अंदर से बड़ी बड़ी ईंटें मिलने लगी। इनको समझ में नहीं आया, इनको इस बात का एहसास नहीं था, ये पढ़े लिखे उतने नहीं थे या इस तरह की पढ़ाई नहीं किए थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर इन ईंटों को निकाल के और रेलवे लाइन में लगा दिया। एक बड़ा नुकसान हुआ हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का, ठीक है। फिर जो है ये एक तो नुकसान हो, फिर मैटर आया गया रहा, और 1921 में आपको हड़प्पा में, उस समय जॉन मार्शल थे, आपको पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे, और उन्हीं के निर्देश पर आपको राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया। हड़प्पा सभ्यता रूपी दुल्हन
के चेहरे से 1921 में घूंघट उठा और तब दुनिया ने देखा कि यह सभ्यता जो है कितनी खूबसूरत है और ये कितनी बड़ी है, कितनी महान है, कितनी विकसित है ना। इसकी बनावट जो है अद्भुत थी। बात समझ में आ रहा है? अब ये सब कुछ जब अंग्रेजों ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि ये सब कुछ कराया किसने था? अंग्रेजों ने ही कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी तो चार नाम जो सुन रहे हैं तो अंग्रेज ही हैं। तो कनिंघम महोदय भी इसमें शामिल थे। पुरातत्व विभाग के पिता बोले जाते हैं भारत में। और जब आपको पुरातत्व विभाग ही एक बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, और उसके महानिदेशक जो है जॉन मार्शल थे, उन्हीं के आदेश पर जो है ये खुदाई हुई थी। अब ये खुदाई में जो सभ्यता सामने निकल के आई, उसको देखकर अंग्रेजों के छाती पर सांप लौटने लगा। कहाँ तो ये सांप नचाने वाला देश, अंधविश्वासियों का देश, मूढ़, बेवकूफ़ और काले कलूटे लोगों का देश, और ऐसी सभ्यता, ये पछता नहीं है। आपके घर का नौकर आपसे ज़्यादा धनी हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? जब भारत में ऐसी महान सभ्यता और ऐसी सभ्यता, इस तरह का कोई इतिहास ही नहीं रहा है अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड का, जिसकी कोई ऐसी कोई सभ्यता रही हो, तो उसको जो है इंटरनली जलन महसूस होगा। वो भारत में शासन भी कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अब इनको जब अच्छा नहीं लगा, इन्होंने कहा कि ये सभ्यता भारतीय बना ही नहीं सकते हैं। ऐसी सभ्यता निर्मित करने की शक्ति ही नहीं है भारत के लोगों में, ऐसा बुद्धि है ही नहीं भारत के लोगों में। इतनी कहाँ बुद्धि आ गई भारत के लोगों में? तब उन्होंने एक नया बहाना बनाया, अंग्रेजों ने बोला कि यह सभ्यता सुमेरिया के लोगों द्वारा बनाया गया है। सुमेरिया मेसोपोटामिया का एक पार्ट है। मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन सभ्यता जो है, वो मेसोपोटामिया सभ्यता में 3 सभ्यता है। सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरियन सभ्यता, सब मिला के क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है? और ये सभ्यता कहाँ की है? इराक की है। माना कि सुमेरिया सभ्यता काफ़ी विकसित थी, माना कि सुमेरिया की सभ्यता का व्यापार भी काफ़ी विकसित था, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामने वो कुछ भी नहीं था। समकोण पर काटती हुई सड़कें, नालियों का जबरदस्त प्रयोग, सड़क के किनारे जो है लैंप का प्रयोग, सोख्ता का प्रयोग नालियों में, मिट्टी के आपके जो ये बनाया, ये जो हरा और ये रहता है जिसमें कचरा डाला जाता है, डस्टबिन, मिट्टी के डस्टबिन थे। प्रत्येक दिन जो है आपको कचरा साफ किया जाता था। घर की नाली जो है गली के नाली में गिरती थी, गली की नाली जो है सड़क की नाली में आती थी, सड़क की नाली बड़ी सड़क की नाली में जाती थी, अब बड़ी सड़क की नाली जो है वह नदियों में जाकर मिल जाती थी। ऐसी शानदार आपको सफाई की व्यवस्था कहीं नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको स्टेडियम मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको चांदी के मुकुट मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है में आपको पानी का शानदार पीने की व्यवस्था धौलावीरा से मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो स्पेशल बनावट मिली है, जिसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला पर जो है आपको शहर डेवलप किए गए थे। शहरों में रहने के तौर तरीके जो डेवलप थे, है ना, प्रशासनिक लोग कहाँ रहेंगे, श्रमिकों के निवास की जो व्यवस्था थी, इसके अलावा कब्रिस्तानों की जो शानदार व्यवस्था थी, और कालीबंगा में पाया गया एक बच्चे के सिर में 3 छेद मिला है, जो ब्रेन की सर्जरी भी दिखाई पड़ता है वहाँ। एक जलशोथ रोग था,
नहीं, जलशोथ रोग था, उसको ठीक करने के लिए ब्रेन के सर्जरी तक मिला है वहाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में चरम थी। इसके व्यापार जो है मिस्र से, मेसोपोटामिया से और अफ्रीकन देशों तक फैला हुआ था, इधर चीन तक जाता था, पूरे भारत में बिजनेस इसका होता था। तो कुल मिलाकर शहरी सभ्य सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में थी, जो आज बढ़कर 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पहुंच चुका है। धीरे धीरे इसका फैलाव मिलते जा रहा है। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता ये शहरी अवस्था में जो मिला है, और इतने हाई क्लास के शहर मिले हैं, क्या ये कैसे सीधे शहर में डेवलप कन्वर्ट हो गए थे? क्या अंग्रेजों का यह कहना था कि सुमेरिया के लोग जो हैं वे यहाँ इसको बना के लौट गए। वो सुमेरिया जिसके आप शहर गंदे थे, शहर के रोड जो है पतले पतले थे और आड़े तिरछे थे। शहर के रोडों में, सुमेरिया के शहर के रोड जो है उसके बीच में ही मकान आ जाते थे, और ये रोड जो है काफ़ी गंदे, कूड़ा कचरा वहीं फेंका रहता था। यानी कि अगर हम कहें कि अपना घर साफ रखोगे और पड़ोसी का घर साफ करोगे, ऐसा कहीं होता है क्या? सुमेरिया का सभ्यता अपना घर जो है, अपना सभ्यता को गंदा रखते थे, और भारत में आकर शानदार साफ सुथरा सभ्यता का निर्माण कर दिए। क्या ये बचेगा? नहीं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह पूरी तरह से भारतीय सभ्यता का ही धीरे धीरे छोटी छोटी जो सभ्यताएं थीं, ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं थीं, इन्हीं का बड़ा रूप है। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ और बड़े शहरों के रूप में ये कन्वर्ट हुआ। जैसे अगर मान लें कि आज कोई गांव में तिमुहा है या चौमुहा है ना, चौक है, चौराहा है, तिराहा है, चौराहा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति छोटा सा एक साइकिल बनाने का, पंचर साटने का दुकान खोल लिया। कल्पना कीजिए। फिर एक अंडा बेचने वाला वहाँ आ गया, पकौड़ी बनाने वाला आ गया, एक छोटा सा मेडिसिन का दुकान हो गया, मुर्गा काटने वाला आ गया, सब्जी बेचने वाले आ गए। तो धीरे धीरे इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा में उसको चट्टी करते हैं। तो क्या ये जो सीमांत में जो आप बैठे हैं, ये भी कभी चट्टी रहा होगा? शहरीकरण जो होता है ऐसे ही स्टार्ट होता है। ये जो शहर है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है? अगर आपसे पूछें कि प्रत्येक शहर का आधार क्या होता है, तो आधार भी कृषि ही है। कृषि आधारित शहरी सभ्यता होती है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं और डिपेंड किस पर रहते हैं? कृषि पर। यानी कि अधिशेष महा उत्पादन हो रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन गांव में हो रहा है, खाने से अधिक पैदावार हो रहा है, जिसको बेचा जा रहा है और उसको शहर के लोग खरीद के खाते हैं। यानी खेती बाड़ी नहीं करते हैं, लेकिन अनाज उसको मिलता है। यानी कि पूरी व्यवस्था ही सरप्लस प्रोडक्शन या आपको अधिशेष उत्पादन से जुड़ी हुई है। यानी खेती बाड़ी हुआ, खाने से ज़्यादा आपने क्या किया, खाने से ज़्यादा आपने उत्पादन किया। अब इस उत्पादन को बेचने के लिए किसी एक सेंटर पर अपने अनाज को ले जाएंगे, और यही सेंटर धीरे धीरे क्या बना, शहरों में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर पहले व्यापारी पहुँचे, फिर मूर्तिकार पहुँचे, फिर जो है बढ़ई पहुँचा, फिर लोहार पहुँचा, और शिल्प के लोग पहुँचे, और धीरे धीरे ये शहर में कन्वर्ट हुआ। और इसमें टाइम लगता है, और इसका एक जो है खाका तैयार किया गया, डिज़ाइन तैयार किया गया, और उसके बाद शहर जो है शहरीकरण हुआ। और बात सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह जो है इसी तरह